हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इसमें हम प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के कल्याण संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित संप्रदाय के अंतर्गत एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा माल्थस आदि अर्थशास्त्रियों ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में आर्थिक कल्याण और धन के बीच सीधा संबंध बताया और उन्होंने कहा कि धन में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। रिकार्डो तथा जे.एस. मिल ने भी एडम स्मिथ के विचारों का समर्थन किया। उनकी यह धारणा थी कि देश में जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही देश में धन बढ़ेगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राष्ट्र की संपन्नता बढ़ेगी और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन, उत्पादन संगठन तथा आर्थिक क्षेत्र में लोगों के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता इत्यादि अनेक आर्थिक सिद्धांतों का विकास किया, जो देश में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को अधिकतम करने में सहायक हों। विद्यार्थियों, यदि हम नव प्रतिष्ठित संप्रदाय न्यू क्लासिकल स्कूल के अर्थशास्त्रियों, जिसमें हम मार्शल और पीगू को मुख्यतः शामिल करते हैं, यदि हम उनके विचारों को देखें तो प्रोफेसर मार्शल ने धन को गौण स्थान तथा मानव को अधिक महत्व देकर कल्याणवादी अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित किया। विद्यार्थियों, प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक बचत को, इकोनॉमिक सरप्लस को कल्याण का प्रमुख कारण बताया है और इसमें हम जो अर्थव्यवस्था में सभी उपभोक्ता की बचत, यानी जो सारे कंज्यूमर्स हैं, टोटल कंज्यूमर सरप्लस तथा सभी उत्पादकों को मिलने वाली कुल बचत, टोटल प्रोड्यूसर्स सरप्लस के योग को हम आर्थिक कल्याण का निर्धारक मार्शल के अनुसार मान सकते हैं। और मार्शल का मत था कि जिस उत्पादन से कुल बचत अधिकतम हो वह समाज के कल्याण को अधिकतम करने में सहायक है। विद्यार्थियों, हम उत्पादक की बचत तथा उपभोक्ता की बचत को एक रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आपको एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन एवं उपभोग की मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष पर मूल्य तथा लागत लिए गए हैं। डी डी मांग वक्र है और एमसी लागत वक्र है, यानी जिसे हम पूर्ति वक्र भी कह सकते हैं। और जो ई बिंदु है वहाँ पर मांग और पूर्ति में संतुलन है और इस स्थिति में ओ क्यू उत्पादन मात्रा निर्धारित होगी और इस स्थिति में जो कुल बचत है वह आर ई डी इस त्रिभुज के बराबर कुल बचत अर्थव्यवस्था में प्राप्त होगी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को, जिसमें से पी आर ई, ये जो ट्रायंगल है ये उत्पादकों के लिए बचत है और उपभोक्ताओं के लिए जो बचत है वह है
PEPD, उपभोक्ता के लिए बचत PED, इस क्षेत्र के बराबर उनको बचत प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, यदि किसी कारणवश उत्पादन मात्रा OQ से घटकर OQ1 होती है तो ऐसी स्थिति में मांग पूर्ति का जो नया संतुलन है, उस स्थिति में जो कीमत है वह OP1 होगी मांग मात्रा के अनुसार, और इस स्थिति में जो सरप्लस है वह घट जाएगी और जो सरप्लस है वह RSE1D रह जाएगी। RSE1D ये रह जाएगी। तो पहले की अपेक्षा ये जो बचत है, कुल बचत, वह पहले की अपेक्षा काफ़ी कम रह जाएगी। तो इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने अपनी उपभोक्ता की बचत तथा उत्पादक की बचत की धारणाओं के आधार पर कुल बचत में वृद्धि को ही आर्थिक कल्याण की वृद्धि माना है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो बचत का जो विचार है, आर्थिक बचत का विचार है, वह पूर्ण प्रतियोगी अवस्था में अधिकतम होता है। यानी प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक पूर्ण प्रतियोगी आर्थिक प्रणाली में अधिकतम कल्याण की स्थिति वहाँ होती है जहाँ मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ साम्य अवस्था में होती हैं। विद्यार्थियों, मार्शल का विचार था कि जो वर्तमान दीर्घकालीन लागत उद्योगों पर करारोपण किया जाए और उससे प्राप्त धनराशि को ह्रासमान दीर्घकालीन लागत उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर समाज में अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि उससे कुल अतिरेक में वृद्धि होगी और समाज का संतोष अधिकतम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुल आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। हम इस बात को हमने जब उपभोक्ता की बचत की अवधारणा पढ़ी थी, हम इसको डिटेल में देख चुके हैं कि वर्धमान लागत वाले उद्योग पर करारोपण किया जाए और ह्रासमान लागत वाले उद्योग को सब्सिडी देकर उपभोक्ता की बचत को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों, जो मार्शल की ये जो अवधारणा है, इस अधिकतम संतुष्टि की जो अवधारणा है उसको मापना कठिन है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति व्यवहार में नहीं पाई जाती। ये मार्शल की धारणा की आलोचनाएं कही जा सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र। यानी पीगू ने कल्याण के संदर्भ में क्या विचार दिए हैं, हम उनको देख सकते हैं। तो प्रोफेसर पीगू दूसरे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कल्याण का अर्थशास्त्र के रूप में, उनकी जो पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इस पुस्तक में उन्होंने कल्याणवादी अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। और पीगू कहते हैं कि कल्याण व्यक्ति की मानसिक चेतना या मानसिक स्थिति में स्थित होता है जो उसको प्राप्त संतोष या उपयोगिताओं से निर्मित होता है। तो कल्याण का आधार मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। विद्यार्थियों, पीगू ने कल्याण को दो भागों में बांटा है, आर्थिक कल्याण तथा गैर आर्थिक कल्याण। विद्यार्थियों, जो सामान्य कल्याण है वह अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत शब्द है जो व्यक्ति के संतोष को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तत्वों पर निर्भर करता है। तो पीगू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक कल्याण से स्थापित किया है और उन्होंने कहा
कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी मानदंड से मापा जा सकता है। विद्यार्थियों, पीगू ने इसको स्पष्ट करते हुए बताया कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से जो व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, उन सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत संतुष्टियों का संपूर्ण योग सामाजिक संतुष्टि का या सामाजिक कल्याण का सूचक है। तो इस प्रकार पीगू के अनुसार जो कल्याण है, हम व्यक्तियों के कल्याण को जोड़कर समाज कल्याण को याद कर सकते हैं। और पीगू ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत केवल आर्थिक कल्याण तक ही अपने आप को सीमित रखा है और उन्होंने उन दशाओं का प्रतिपादन किया है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती हैं। विद्यार्थियों, पीगू का जो कल्याण संबंधी विश्लेषण है वह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उनकी मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, उपयोगिता को मापा जा सकता है, इकाइयों में मापा जा सकता है और जिससे उपयोगिता की अंतरवैयक्तिक तुलना की जा सकती है या एक व्यक्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी नीति के परिवर्तन से, किसी आर्थिक नीति में परिवर्तन होने से व्यक्ति का कल्याण बढ़ा है या घटा है। अगली मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मौद्रिक आय बढ़ने पर घटती है। अगली उपयोगिता है कि समान वास्तविक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं, अर्थात एक सी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की संतोष प्राप्त करने की क्षमता एक जैसी होती है। विद्यार्थियों, प्रोफेसर पीगू ने इन मान्यताओं के आधार पर सामाजिक कल्याण में वृद्धि के दो आधार बताए हैं, दो मानदंड सुझाए हैं। पहला कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और उत्पादन के साधनों को कम उत्पादक क्रियाओं से अधिक उत्पादक क्रियाओं में लगाया जाता है। दूसरा मानदंड है वास्तविक आय को धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर हस्तांतरित करने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होता है। यानी धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय को बांटा जाए, हस्तांतरित किया जाए, क्योंकि पीगू ने कहा कि उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर जैसे जैसे मौद्रिक आय बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए अमीरों के लिए मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता निर्धनों की अपेक्षा कम होती है। इसलिए अगर निर्धन व्यक्तियों को आय का हस्तांतरण धनिकों की ओर से किया जाए यानी निर्धनों के पक्ष में आय का हस्तांतरण किया जाए तो निर्धनों के कल्याण में वृद्धि होगी और सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। इसलिए पीगू ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए अमीरों से निर्धनों की ओर आय का हस्तांतरण यानी हम कह सकते हैं वितरण में समानता पर जोर दिया है। विद्यार्थियों, पीगू के द्वारा आर्थिक कल्याण की इस अवधारणा का या जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है पीगू का, उसकी आलोचनाएं भी की गई हैं, क्योंकि ये कहा गया
कि उपयोगिता की जो अवधारणा है वह काल्पनिक है और सापेक्ष है। किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और मुद्रा के द्वारा इसका माप कठिन भी है और भ्रमात्मक भी है। इसके अलावा जो सामूहिक संतुष्टि है उनका जो संतुष्टि है, जो उपयोगिता है, उनका योग और गणना करना भी कठिन है। फिर आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण की भ्रांति भी है कि जो कोई एक तत्व आर्थिक कल्याण को बढ़ाता हो सकता है, वह गैर आर्थिक कल्याण में कमी लाए। तो हमें कल्याण को समग्र रूप से देखना होगा, ना केवल आर्थिक कल्याण के रूप में उसे देखा जाए। केवल अगली उनकी आलोचना है कि केवल धन के समान वितरण से कल्याण में वृद्धि संभव नहीं है। कल्याण में वृद्धि और भी बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन की कुशलता एवं दक्षता पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री कल्याण के व्यक्तिगत विचार को राष्ट्रीय आय से संबद्ध ना करके चुनाव यानी चॉइस के वस्तुगत विचार के साथ जोड़ना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ आलोचनाएं हैं जो पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की गई हैं। फिर भी पीगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास के लिए उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि कल्याण अर्थशास्त्र की नींव का पत्थर रखने का काम प्रोफेसर पीगू ने किया है, जिस पर आगे चलकर अन्य अर्थशास्त्रियों ने एक विशाल इमारत को खड़ा किया है। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र में पीगू का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, ये प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित विचार हैं। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।